तो बड़ी खबर आपको बता दें, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी, जहां पर रमजान कादिरोव ने खतरनाक वीडियो जारी किया है। रमजान कादिरोव ने दावा यह किया है कि वीडियो न्यूक्लियर प्लांट का है। कादिरोव का यह कहना है कि यूक्रेन की फौज ने जापोरिजिया के न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी की है। कादिरोव ने यह भी दावा किया है कि परमाणु खतरा रूस नहीं, यूक्रेन की तरफ से है। इसके साथ ही रमजान कादिरोव ने ज़ेलेंस्की और उनके समर्थकों को आतंकवादी बताया है। तो सर्दियों में भी यूक्रेन का युद्ध थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दोनों ही सेनाओं ने सर्दियों में युद्ध की जबरदस्त तैयारी शुरू कर दी है। जो सेना सर्दियों में ज्यादा बेहतर जंग लड़ेगी वही जीतेगी। तो क्या तैयारी है रूस और यूक्रेन की, और क्या है पुतिन का कोल्ड बम? देखिए स्पेशल रिपोर्ट। जंग अभी जारी है और फैसला होगा सर्दियों में। जब यूक्रेन में तापमान -4 डिग्री सेल्सियस होगा और सैनिकों के अंदर बह रहा खून भी जमने की कगार पर होगा, तब जो सेना अपना सिक्का जमा देगी वही इस महायुद्ध को जीत लेगा। आखिर क्यों पुतिन चाहते थे कि वो इस युद्ध को सर्दियों तक खींच कर लाए? क्या पुतिन अपनी स्ट्रेटजी में फेल हो चुके हैं? आखिर क्या है ज़ेलेंस्की और पुतिन का विंटर वॉर प्लान? पुतिन सर्दियों में ज्यादा कहर ढाने वाले हैं क्योंकि उनके पास हमले का विकल्प भी काफी ज्यादा है। ज़ेलेंस्की को ठंड से अपनी आर्मी को भी बचाना है और ठंड से अपने देश की जनता को भी बचाना है। ज़ेलेंस्की के पास डबल टेंशन है, जबकि पुतिन को कोई टेंशन नहीं है। टेंशन ज़ेलेंस्की की आर्मी को लेनी है कि वो ठंड से कैसे बचेंगे। बाकी रूस की जनता पर हमला करने की अभी ज़ेलेंस्की के पास ना तो जरूरत है और ना ही ताकत। इसलिए जब युद्ध सर्दियों में प्रवेश कर रहा है तो पुतिन की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जैसे जैसे सर्दियां बढ़ेंगी पुतिन की पावर भी और बढ़ती चली जाएगी। फरवरी 2022 में जब पुतिन ने कीव पर हमला किया तब कीव का तापमान 2 डिग्री सेल्सियस था और आज नवंबर में कीव का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है। दिसंबर में कीव का तापमान गिरकर -3.5 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा और जनवरी में तापमान खतरनाक रूप से गिरकर -4.8 हो जाएगा। कल्पना कीजिए, जब यूक्रेन में करीब -5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिर जाएगा तो यूक्रेन के लोगों के लिए ठंड कितनी बड़ी चुनौती बन जाएगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये 3 महीने जंग का परिणाम तय कर देंगे। अभी पुतिन की सरकार की तरफ से इस तरह की बातों को हवा दी जा रही है कि सर्दियों में रूस युद्ध रोक देगा, लेकिन सच ये है कि सर्दियों के वक्त ही युद्ध में पुतिन कोई ऐसा वंडर वेपन इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो यूक्रेन को चारों खाने चित कर देगा। ऐसा वंडर वेपन जो पूरे यूक्रेन को बर्बाद कर देगा। लड़ाई में विराम आ गया है क्योंकि रूस और यूक्रेन आने वाली सर्दियों में अपने विकल्पों का जायजा ले रहे हैं। जैसे जैसे तापमान धीरे धीरे कम होगा, लड़ाई का स्वरूप तेजी से बदलेगा। यूक्रेन और रूस दोनों ही सेनाओं को ठंड में लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।
पुतिन ने बेहद चालाकी से सर्दियों में यानी फरवरी के महीने में ही यूक्रेन पर हमला किया था, क्योंकि सर्दियों में युद्ध के लिए जेलेंस्की की आर्मी तैयार ही नहीं थी। यूक्रेन ने फरवरी 2022 में सबसे ठंडे महीनों के दौरान लड़ाई लड़ी। जेलेंस्की को अचानक नाटो से अपने लिए हथियार मंगवाने पड़े। यूक्रेन को नाटो सेनाओं से और बेहतर सर्दियों के कपड़े और उपकरण प्राप्त हुए हैं। कीव में आक्रमण के दिन यानी 24 फरवरी को तापमान लगभग 3 डिग्री सेल्सियस था। आज ये तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है और जल्द ही यूक्रेन का तापमान 0 से गिरकर माइनस में चला जाएगा। अब सर्दियों में जो सेना रात को अच्छी लड़ाई लड़ पाएगी वही सफल भी हो पाएगी, और इसीलिए अब जेलेंस्की ने नाटो देशों से पहले ही नाइट विजन गॉगल्स और थर्मल इमेजर्स के उपकरणों को भी मांगना शुरू कर दिया है। सबसे अहम बात यह है कि ठंड में उपकरणों के खराब होने की संभावना अधिक रहती है। ठंडा और तापमान कम होने की वजह से कई बार लड़ने के हथियार भी जाम हो जाते हैं। ऐसी स्थितियों में ठंड के कारण हथियार जाम हो जाते हैं। ठंड से राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर्स के जाम होने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। दूसरी तरफ ठंड में जमीन कठोर हो जाने की वजह से टैंकों की रफ्तार बढ़ जाती है, यानी टैंकों से यूक्रेन पर हमला ज्यादा पावरफुल हो सकता है। पुतिन सर्दियों में अपनी टैंक पावर को जीत दर्ज करते हुए देखना चाहते हैं। ठंड घायल सैनिकों पर भी कहर बनकर टूटने वाली है, क्योंकि ठंड में घायल होने वाले जवानों के बचने की संभावना काफी कम हो जाती है। कठोर ठंड में जख्म सैनिकों को और ज्यादा परेशान करते हैं। हालांकि तोपखाने ऐसे वक्त में बहुत कारगर साबित होते हैं, क्योंकि ये धरती पर और सख्त होकर जमते हैं और शत्रु पर मारक प्रहार करते हैं, लेकिन इनका मूवमेंट काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा पुतिन का सबसे बड़ा वार यूक्रेन के मरम्मत किए गए बिजली घरों पर होगा। यूक्रेन के 1 करोड़ लोग इस वक्त बिना बिजली के रह रहे हैं। कीव के अंदर 40% बिजली घर पुतिन की आर्मी ने मिसाइलों और ड्रोन से नष्ट कर दिए हैं। Протягом всієї доби енергетики працювали, щоб відновити нормальну технічну можливість постачання електрики. Завдяки чому сьогодні аварійних відключень вже значно менше. Станом на вечір у більшості областей, де тривають відключення, діяли саме стабілізаційні погодинні графіки. Аварійні ж відключення застосували більшою мірою на Одещині та в Києві. Важка ситуація з енергопостачанням зберігається загалом в 17 регіонах та столиці – Київщина і Київ. Дуже важко – Одещина, а ще Вінниччина і Тернопільщина. जेलेंस्की ने ऑर्डर जारी कर दिया है कि एक तरफ तो दिन रात यूक्रेन के बिजली कर्मचारी बिजली कारखानों की मरम्मत के काम में लगे हुए हैं, और दूसरी तरफ जेलेंस्की बिजली घरों की दीवारों के बाहर भी दीवारें बनवा रहे हैं ताकि रूस के मिसाइल हमलों से बचा जा सके। मतलब साफ है कि रूस बिजली घरों की मरम्मत के बाद भी उनको पूरी तरह से खत्म करने में जुटा हुआ है, लेकिन जेलेंस्की झुकने वाले नहीं है। उन्होंने एक नया विंटर प्लान तैयार किया है। सर्दियों से कहीं कीव के 30 लाख लोग जम न जाएं। इसलिए वो कीव के अंदर 1000 हीटिंग सेंटर बनाने जा रहे हैं, जहां यूक्रेन के आम लोग सर्दियां गुजार सकेंगे। कीव के मेयर ने भी संकेत कर दिया है कि कीव के लोगों को हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। Наші вороги роблять все для того, щоб місто було без тепла, без електрики, без водопостачання. Взагалі ми все померли. Це завдання. І від цього, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, наскільки ми вистоїмо, від цього залежить і майбутнє країни. कीव की आबादी करीब 30 लाख है। जेलेंस्की 1000 हीटिंग सेंटर बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस हिसाब से एक हीटिंग सेंटर में 3000 लोग रहेंगे, यानी पूरा कीव खाली होकर 1000 हीटिंग सेंटर पर शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन ऐसे में तो रूस के लिए काम और भी ज्यादा आसान हो सकता है, क्योंकि इन 1000 लोकेशनों को टारगेट करके रूस यहां भी बिजली, पानी और हीटिंग सेंटर्स को बर्बाद कर सकता है। तब आखिरकार जेलेंस्की क्या करेंगे? जेलेंस्की किस तरह अपने नागरिकों को बचाएंगे? ये बड़ा सवाल है।
सर्दियों में हीटर और ब्लोअर के बिना यूक्रेन के लोग थर थर कांपेंगे और इसीलिए यूक्रेन के बिजली घरों पर हमले करना एटम बम से भी ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध में 3 करोड़ लोग तो ठंड और भूख से मर गए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस ठंड में बचे हुए खेरसॉन और क्राइमिया पर सबसे बड़ी जंग होने जा रही है। खेरसॉन के नाइपर नदी के यूक्रेन वाली साइड पर कब्जा ज़ेलेंस्की का है और क्राइमिया वाली साइड पर कब्जा पुतिन का है। अब पूरे खेरसॉन पर कब्जा करने के लिए ज़ेलेंस्की की आर्मी को नाइपर नदी की प्राकृतिक बाधा को पार करना होगा, जो कि एक बेहद दुष्कर कार्य है। ज़ेलेंस्की ने अपने खेरसॉन के युद्ध में शामिल जवानों को कुछ दिनों के लिए आराम दिया है, लेकिन ठंड में कठिन जंग लड़नी होगी। नाइपर नदी के किनारे से लेकर मेलिटोल के इलाके तक ठंड में बहुत जबरदस्त खून बहने जा रहा है। इसके अलावा नोआ का खोकाबाद क्राइमिया तक नदी से चलने वाले मीठे पानी की नहर को नियंत्रित करता है। क्राइमिया प्रायद्वीप को यहीं से 85% पानी मिलता है। अगर यूक्रेन ने इस नहर पर कब्जा कर लिया तो समझ लीजिए क्राइमिया में हाहाकार मचना तय है और ठंड के साथ ही प्यास भी लोगों की मौत की वजह बनेगी। इसके अलावा रूस के सैनिकों का संपर्क भी क्राइमिया से कटेगा, क्योंकि खेरसॉन को क्राइमिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि नाइपर नदी पर कब्जा करना इतना आसान नहीं होगा। इसके लिए यूक्रेन के सैनिकों को अपनी जान देनी होगी। आप ये तस्वीरें देखिए, कीव के अंदर कैसी बर्फबारी हो रही है। हर साल की तरह बर्फ भी मिसाइल बनकर यूक्रेन के लोगों पर गिर रही है। कीव के बच्चों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि जिस बर्फ से वो खेल रहे हैं, वही बर्फ इन सर्दियों में कैसे यूक्रेन के लिए बहुत बड़ा संकट बनने जा रही है। पूरे यूक्रेन के अंदर बर्फ रास्ता जाम कर देगी। कीव को चाक चौबंद रखने के लिए और पुतिन की साजिश से बचने के लिए ज़ेलेंस्की के जवानों ने अपनी पूरी जान झोंक दी है।